बिना सोए रातें और खिलौनों से भरा हुआ घर और वो कभी ना खत्म होने वाले क्यों वाले सवाल। पेरेंटिंग कोई आसान नहीं है और इसके काफ़ी मैनुअल भी होते हैं। पर बच्चा कोई मशीन नहीं और माँ कोई ऑपरेटर नहीं जो मैनुअल पढ़कर उसको ऑपरेट कर सके। हर माँ की क्षमता और बच्चे की प्रकृति अलग अलग होती है, तथा सभी को एक तरीके से संभाला नहीं जा सकता क्योंकि सभी की चुनौतियां अलग अलग होती है। तो चलिए हम सब समझते हैं कि इस हैप्पी कंफ्यूजन को एक खूबसूरत पेरेंटिंग में कैसे बदलें। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी आज की चर्चा का विषय क्या है। तो स्वागत है हमारी इस चर्चा में जिसका विषय है परवरिश। तो चित्रा जी, आपका आज फिर से स्वागत है। आशा है कि हम आज फिर एक अच्छी चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। पहला सवाल ये है कि आपके नजरिए में एक अच्छी परवरिश की परिभाषा क्या है? जी, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। और इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे मैं अपने समय की बात बताऊं कि जब हम रहा करते थे, हमारी पूरा एक परिवार था। तो उसमें हमारे मम्मी पापा, हमारे माँ पिताजी और साथ में दादी बाबा भी हमारे साथ रहते थे और हमारे भाई बहन सभी। तो उसमें हमने हर किसी से कुछ स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन हर किसी से अलग अलग चीज़ें सीखी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम कई बहनें हैं और इतने सारे बच्चे कितने अच्छे से हम सभी अच्छे संस्कार लेते हुए और अच्छे से पढ़ते हुए कैसे आगे बढ़ पाए। ये तभी हो पाया जब सबने मिलकर अपना अपना कर्तव्य निभाया। जैसे कि आप देखें कि परिवार होता ही इसलिए है कि जो पिताजी हैं, जो उनका पक्ष है वो अपना वाला संभालते हैं, जो माँ का पक्ष है वो माँ संभालती है। उसके अतिरिक्त दादी बाबा का भी पक्ष है कि जब घर में नन्हा मेहमान आता है तब तक दादी बाबा जो होते हैं वो रिटायरमेंट की ओर पहुंच चुके होते हैं। तो उनके पास अब एक ही काम होता है, एक उनका लक्ष्य होता है, एक उनका कर्तव्य होता है अपने पोते और पोतियों के प्रति जो उनका कर्तव्य है, तब वो उसमें लग जाते हैं। तो कभी आप देखें कि पहले के टाइम पे जो बच्चे हुआ करते थे, जब वो एक कुछ मुकाम हासिल कर लेते थे, तो उसमें जब भी वो अपनी बात कभी कहीं रखते थे तो वहाँ पे दादी बाबा की चर्चा जरूर होती थी कि हमारी दादी ने हमको ये सिखाया, हमारी दादी ने हमारे हमारे साथ ऐसे ऐसे ये पल बिताए, उन्होंने ऐसे ऐसे कभी कहानियों में कभी किस्सों में कैसे हमें समझाया। और वो कभी बाबा की बात करते थे कि बाबा हमें पढ़ाया करते थे, हमें महापुरुषों की जीवनी बताया करते थे। तो ऐसे मतलब उनसे वो संस्कार कैसे लेकर निकले, उसमें दादी बाबा की चर्चा जरूर होती थी, उनकी बहुत मुख्य भूमिका होती थी। क्योंकि जो एक माँ है उसका जो कर्तव्य है बच्चे का लालन पालन करना और उसको स्नेह देना, ममता देना, साथ में उसको घर गृहस्थी के बहुत सारे कार्य करने होते हैं, तो वो अपना उतना पक्ष निभाती थी। पिता जो है उनका जो फाइनेंस वाला पक्ष है और साथ में अनुशासन भी रखते हैं पिता, साथ में बच्चों के लिए गाइडेंस भी देते हैं, तो वो अपना पक्ष करते थे। और जो दादी बाबा का पक्ष है वो अपना अपना निभाते थे। इस तरह से किसी को बर्डन नहीं होता था, हर कोई अपना अपना जो कर्तव्य है वो बखूबी निभा लेता था, बिल्कुल खुशी खुशी के साथ में। और इससे क्या होता था कि बच्चा भी बहुत सही से सबको मैनेज कर पाता था और वो सभी मैनेज कर पाते थे। इसलिए कभी भी स्ट्रेस पेरेंटिंग नहीं होती थी उसमें, बहुत सहजता होती थी उसमें। बच्चा भी मैनेज कर लेता था और घर के सदस्य भी मैनेज कर लेते थे। तो अब आज के समय में आप देखेंगे जब से एकल परिवार होने लगा है कि किसी भी कारणवश से जो है माता पिता कभी नौकरी के चक्कर में, व्यवसाय के चक्कर में कहीं अलग अलग ही रहते हैं, अलग सिटी में रहते हैं जहाँ दादी बाबा साथ नहीं रह पाते। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पिता के पास समय नहीं है क्योंकि पिता वर्किंग है या वह व्यवसाय में इतना ज़्यादा अधिक व्यस्त है, तो बच्चे को उतना वो चीज़ नहीं दे पाते जो उनका करना चाहिए। तो एक माँ के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। अब यहाँ पे माँ को माँ का भी कर्तव्य निभाना, दादी का भी, बाबा का भी और साथ में पिता का भी, और उसके साथ में टीचर का भी निभा रही वो, और घर गृहस्थी भी संभाले, सब कुछ उसको निभाना है। ऐसे में क्या होता है कि एक बच्चा खुद कंफ्यूज है कि मेरी माँ, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली अपने स्वरूप को बदलती है, हर चीज को उसको निभाना है, तो बच्चे के साथ में उसका जो व्यवहार है ना वो बदलता है फ्रिक्वेंटली, तो उसके साथ वो मैनेज ही नहीं कर पाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि मेरी माँ है कैसी, मुझे इसके साथ कैसे रहना है। क्योंकि जो अलग अलग पर्सन का जो कर्तव्य था, जो अलग अलग पर्सन की जो भूमिका थी, वो सब एक माँ ही निभा रही है। तो माँ खुद उसमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और बच्चा भी उसके साथ फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। तो इसमें बहुत बहुत इसमें मुश्किल फेस करते हैं बच्चे भी और मदर दोनों ही कर रहे होते हैं। इसीलिए आज के टाइम पे आप देखेंगे कि छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस, छोटे बच्चों में भी आपको अवसाद देखने को मिलेगा, और जो मदर है वो भी बहुत प्रेशर में है
सिर्फ कहने में अच्छा लग रहा है कि अरे तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या इश्यू है, तुम तो अलग ही रह रहे हो, अपने मन मर्जी से जी रहे हो। लेकिन ये जो बहुत ही जरूरी मुद्दा है, जो जरूरी विषय है, जो समझने लायक है साइकोलॉजिकली, उसको लोग कहीं ना कहीं मिस कर दे रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज जो मिस हो रही ना, वो बहुत बर्डन दे रही है, एक उस बच्चे को भी और उस मदर को भी। इसमें कोई एक नहीं फेस कर रहा, दोनों फेस कर रहे हैं, मदर और बच्चा दोनों ही फेस कर रहे हैं। तो इसको जरूरी है कि हम इसको इस तरह से सॉल्व करें, पहले की चीजों को समझ के, कि जो पहले से चली आ रही चीजें थी वो सही थी, हमारे उन सबने समझ के इसको बनाया था कि कैसे इस चीज को इतनी इजीली इसको मैनेज किया जा सकता। तो आज के समय भी हम कोशिश करें कि हम इसको ऐसे मैनेज करने की के लिए कि जो पिता हैं उनको भी समय देना चाहिए, जो उनका पक्ष है वो अपना निभाए, और जो मदर है वो अपना पक्ष निभाए, और अगर दादी बाबा साथ रहते हैं तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो, उनका कर्तव्य बनता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी सुना है हमने कि जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बोलते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, ये अपना जाने। तो ऐसा नहीं है, अगर आप पल्ला झाड़ लेंगे तो आप अपने कर्तव्य से एक तरह से विमुख हो रहे हैं, आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं। प्राकृतिक तौर से कुछ बनाया गया है, जो कुछ सबके अपने अपने कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, तो वो आपको निभाने होंगे। अगर आप नहीं निभाएंगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा, इससे असंतुलन आ रहा है। और अगर आप साथ नहीं रहते हैं, दूर भी रहते हैं, तो दूर से भी आप जितना हो सके, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हमारे पास मोबाइल है, हम उससे संपर्क कर पाते हैं, और बीच बीच में कभी हम आ जा पाते हैं, तो उस तरह से भी हम बच्चे से कनेक्ट रह सकते हैं, उसको हम उस तरीके से भी गाइड कर सकते हैं, साथ में कुछ कुछ चीजें तो हम दे ही सकते हैं। तो अगर इस तरह से किया जाएगा तो बच्चा भी बहुत अच्छे से उसको सहजता से चीजों को ले पाएगा, और उन सारे संबंधों की वैल्यू भी समझ पाएगा। और जो मदर है वो भी बहुत सहजता से इस चीज को, सारे कर्तव्य को निभा पाएगी, तो वो भी स्ट्रेस फ्री रहेगी, बच्चा भी रहेगा, और जो हमारे ये सारे संबंध हैं उसके प्रति बच्चा भी जागरूक रहेगा, उनसे एक अच्छा कनेक्शन, अच्छी बॉन्डिंग फील कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैं देख रही हूँ कि बच्चे दादी बाबा से बॉन्डिंग ही नहीं रखते हैं, और जो मदर के साथ भी वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कई बार वो ऐसा चाहते हैं कि मदर हमारी चीज़ों में ना इंटरफियर करे, या फिर वो हमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। मदर को वो मदर जैसा मतलब कनेक्शन ही नहीं फील कर पा रहे हैं। एक तरह से आप देखोगे कि इमोशनली वो उसमें अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं, तो इसलिए उस चीज को वो कहीं ना कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, टीवी में प्रोग्राम में देखते हैं, या वो मोबाइल में कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके प्रति उनका ज्यादा ऐसा होता है कि शायद ये ज्यादा हमें यहाँ से हम कुछ फील कर सकते हैं, या बाहर जो फ्रेंड्स हैं उसमें वो फील करने की कोशिश करते हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जबकि वो उनको अपनी मदर से मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मिस हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको भी अपना कर्तव्य बखूबी निभाना चाहिए जो उनको दिया गया वो उनको करना चाहिए, इसे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो पहले तो लोग कहते थे कि हमारा नाम, हमारा पोता पोती हमारे रोशन करेंगे, कई पीढ़ियों तक हमारा नाम जाना जाएगा। तो यहाँ तो अगर इस तरह से वो पल्ला झाड़कर हट जाएंगे तो एक पीढ़ी के बाद ही उनका नाम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चे हैं अगर कुछ जीवन में कर भी पाएंगे तो कभी भी वो अपनी चीजों में दादी बाबा का नाम नहीं लेंगे, जैसा पहले हुआ करता था। इवन मैं भी अपनी पुस्तक लिख रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं दादी बाबा की जिक्र करती हूँ, मैं लोगों से बताती हूँ कि मेरे बाबा ने मुझे ये सिखाया था, मेरे बाबा ने मुझे ऐसे ऐसे संस्कार दिए थे, या मेरी दादी मेरे साथ ऐसे रहती थी। तो मैं दादी बाबा को कितना क्रेडिट देती हूँ, कितना उनको याद करती हूँ, कितना कनेक्टेड फील करती हूँ। तो आप देखें कि अगर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं अगर वो बच्चे से डिस्कनेक्टेड रहते हैं, केवल आप साथ में रह रहे हैं लेकिन आपका वो जो एक होता है इमोशनल बॉन्ड वो नहीं है, और जो आपका कर्तव्य है अगर आप उसकी पूर्ति नहीं करते हैं, उनके साथ वो उस चीज को नहीं निभाते हैं, तो एक पीढ़ी के बाद ही आपका नाम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब भी कहीं अगर मान लो वो बच्चा सक्सेसफुल होता है, कुछ अपने जीवन में अचीव करता है, कभी भी आगे में वो कहीं भी आपकी कुछ मतलब पारिवारिक कुछ चर्चा करता है, या उस बारे में बात करता है कि कैसे उसने क्या चीज हासिल किया, कैसे अचीव किया, तो वहां पे कहीं भी वो ग्रैंड पेरेंट्स का नाम नहीं लेगा वो कभी भी, क्योंकि वो उनसे डिस्कनेक्टेड है ना, वो इमोशनली उनसे कोई अटैचमेंट फील कर पाएगा, ना ही इस तरह की बातें वो कर सकेगा कि कहीं पे वो ग्रैंड पेरेंट्स का नाम ले। तो आवश्यक है कि हम सभी अपने अपने कर्तव्य की पूर्ति आवश्यक रूप से करें। कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, अगर हम उसमें से भागते हैं तो ये कर्ज रह जाएगा हमारी तरफ से, जो हमारा कर्तव्य तो हमने नहीं पूर्ण किया, तो ये हमारे ऊपर एक तरह से कर्ज रह जाएगा, और असंतुलन की स्थिति प्राप्त होगी उस परिवार में, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है हम उसको भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे होते हैं। इससे हमें वो भविष्य में जाके इस चीज को देखने को मिलेगा कि कैसे वो बच्चा
कहीं ना कहीं इमोशनली या कई तरीकों से वो इस चीज से जो अनफुलफिल्ड फील करता है, वो चीज उसके अंदर बाद में कई बार बीमारी के रूप में देखा जाता है। और उसकी अपनी जो खुद की सोशल लाइफ है, जो अपनी उसकी पारिवारिक जिंदगी है, उसमें भी ये देखने को मिलता है। इसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। आज के टाइम पे आप देखो कि नई पीढ़ी में ये चीजें, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, इसी कारण से मिल रही हैं, क्योंकि ये चीज जो है ना, ये गैप बन रहा है, जो जो सभी अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। इस तरह से कहने से नहीं काम चलेगा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब देखें कि कई केसेस में हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे जब हुए थे तो हमारी सासू माँ ने संभाल लिया था या हमारी माँ ने संभाल लिया था, तो हमें नहीं आता, हम नहीं तुम्हारा संभाल सकते। जबकि उनको ये समझने की बात है यहाँ पे कि इसीलिए उस समय उन्होंने संभाला था क्योंकि वे जानते थे कि ये उनका कर्तव्य है, इस समय हमें इसको करना ही करना है ताकि सब कुछ संतुलित तरीके से निभ सके, इसलिए उन्होंने ये काम किया था। तो वहां से सीखने की बजाय इस तरह से बात करके लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि वो सीखने वाली बात है कि माता, हमारी माँ ने, हमारी सासू माँ ने, हमारे जो ससुर जी ने, उन्होंने क्यों ऐसा किया था, तो जो उन्होंने किया था वो हमें भी अपने आगे वाले बच्चों के साथ करना चाहिए। तो इस तरह की बातें ना समझ के वो उल्टी बातें करते हैं कि हमें आता ही नहीं है, उन्होंने कर दिया था इसलिए हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब हम सब मिलकर करेंगे, परिवार में जब एक बच्चा आता है तो वो पूरे परिवार के लिए होता है। वो जो भी उसका जो कर्म होता है ना, वो पूरे परिवार में पिछली से पिछली पीढ़ी को भी मिलता है। क्यों कहा जाता है कि घर में एक संत जैसा बच्चा अगर आ जाता है तो न जाने कितनी पीढ़ियों को तार देता है। इसका मतलब उसका कर्म इतने लोगों को लगता है। तो इस तरह से उसका हर चीज कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही उसका जिस तरह से सबके प्रति कर्तव्य है, वैसे ही हम सबका भी उसके प्रति कर्तव्य है। किसी एक की जिम्मेदारी नहीं होता है बच्चा। तो हम सबको अपना कर्तव्य बखूबी निभाना चाहिए। इससे ही हम इस परवरिश को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। और हैप्पी पेरेंटिंग है ये, सब मिलकर करेंगे तो हैप्पी पेरेंटिंग होगी। इससे बच्चा भी हैप्पी रहेगा, उसकी भी बहुत अच्छी परवरिश होगी, और हम सब भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेगा। और इससे किसी को भी स्ट्रेस नहीं आएगा। जो अभी सब फेस कर रहे हैं वो नहीं फेस करेंगे इससे। जी। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आज के समय में जो बच्चों की परवरिश में दोष आ रहे हैं, उनका मुख्य कारण क्या है? आप देखिए कि जो आपने पिछला जो सवाल किया था, जब उसमें जो भी हमने अभी चर्चा की, जो हमने समझा है, वहां से ही इसको हम बिल्कुल कनेक्ट करके देख सकते हैं कि जब बच्चा जो है केवल मदर के ऊपर ही पूरी तरह से आश्रित होता है, उसकी जिम्मेदारी बन जाता है, जहां पर वो सारे रोल निभा रही है। और कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं, लेकिन वो उनका रहना और नहीं रहना एक बराबर ही हो जाता है कि वहां पर सिर्फ वो रह रहे होते हैं बच्चे से, लेकिन कोई वो कनेक्शन नहीं बनाते। वो कहते हैं कि हम अपना कर्तव्य, उनके कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी बात है कि वो अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे। ये उनका जीवन है, उसको वो एंजॉय करेंगे। तो आप देखेंगे कि वो मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, टाइम ऐसे पास कर रहे हैं, सिर्फ खाना खा रहे हैं और मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, और फोन पर बातें कर रहे हैं, पार्क में जाकर घूम कर आ जा रहे हैं अपने मित्रों से, अपनी सखियों से मिलकर। लेकिन घर में जो बच्चा है वो पूरी तरह से माँ के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर है कि माँ जब अलग भी कुछ काम कर रही है घर गृहस्थी का, उस टाइम पे भी बच्चे से वो बच्चे को नहीं कैसे देख सकती है, एक साथ नहीं देख सकते। बच्चे के पास बहुत एनर्जी होती है और बच्चा शांति से नहीं बैठ सकता है। वो बड़ों जैसा नहीं होता कि उसको समझा दिया कि नहीं बैठ जाओ चुपचाप से, तो वो चुपचाप से बैठा है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ऐसे समय में वो चंचलता दिखाता है, कुछ ना कुछ करता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी परेशानी आ सकती है, क्योंकि माँ अब उसको नहीं देख पा रही, कुछ और काम में लगी। तो ऐसे समय में क्या होता है कि वो बच्चे को टीवी दे देती है। मजबूरी है उसकी, वो देना नहीं चाहती, पर मजबूरी में वो टीवी देगी, मजबूरी में वो उसको मोबाइल दे देगी। और बच्चा वो जो देख रहा है मोबाइल 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या टीवी देख रहा है, उसमें बहुत तरह के प्रोग्राम देख रहा है, कि उसके भीतर में बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस भीतर जो हार्मोन्स है वो चेंज हो रहा है, भीतर जो उसकी भावनाएं वो बदल रही बार बार, कहीं ना कहीं एक तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में वो लगातार है। तो बच्चा जो है, कई बार आप ऐसे भी केसेस आपने सुने होंगे कि कई बार बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में ही उसको रियल मान लेते हैं, वो रियल वर्ल्ड में आना ही नहीं चाहते, उनको पसंद ही नहीं आता है। ऐसे में क्या होता है कि मदर से भी वो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, मदर से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर उससे वो बाहर आने को कहती है या कई बार वो चीज को रोकती टोकती है, तो वो अपनी मदर को हार्म तक करने तक बच्चे आ जाते हैं, कि उनको ये नहीं समझ में आता कि ये मेरी मदर है, इसके बिना मैं क्या करूंगा। तो कहीं ना कहीं माँ को हार्म कर दे रहे हैं। या फिर देखो कई बार ऐसा होता है ना कि गेम में अगर कहा गया कि आप सुसाइड कर लो, तो बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो बच्चा भी एक तरह से स्ट्रेस में भी है, और जो उसको होना चाहिए, जो रियलिटी में, जो संसार में उसको चीजें सीखनी है, समझनी है, वहां से कहीं हटके वो वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहा है ना।
तो और मदर को अलग स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जान रही है कि मेरे बच्चे के लिए हार्मफुल है, और वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसके साथ, वो समझती है कि ये किस कारण से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। तो इतने सारे रोल निभाने के साथ, और जो उससे नहीं हो पा रहा है मैनेज, क्योंकि वो मदर एक ही है ना, ऐसा तो नहीं वो अपने 4 रूप बना के हर समय बच्चे को अलग अलग रूपों में उसके साथ रह सकती, देख सकती है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस में वो भी है और बच्चा भी है, दोनों ही एक तरह से मानसिक रूप से बहुत बुरी स्थिति झेल रहे हैं। तो ऐसे में आप सोचो कि बच्चे ही भविष्य हैं, तो अगर भविष्य ही हमारा इस तरह से हो रहा है, और जो मदर है, मदर जो है बच्चे की बैकबोन है, एक तरह से पहली पाठशाला है, घर की भी वो मजबूत एक पर्सन है जो सब संभाल रखी, वो भी अगर इस तरह से क्षतिग्रस्त है और बच्चा भी क्षतिग्रस्त है, एक तरह से सोचो, तो इसको ही बोल सकते हैं कि दोषपूर्ण जो है परवरिश है। क्योंकि मदर ऑलरेडी गिल्ट में है, और उसमें भी अदर जो और भी पर्सन्स हैं वो उसको जानबूझकर जज भी कर रहे हैं, जो कुछ दोष भी आ रहा है जो बच्चे के अंदर आ रहा है, जो समय स्थिति खराब बन रही है, उसके लिए भी वो मदर को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम नहीं कर पा रही, तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम बहुत खराब, बहुत बुरी माँ हो। तो सोचो कि वो मदर कितने प्रेशर में है। इसलिए आजकल आप देखोगे कि मदर्स जो है वो भी स्ट्रेस में है बहुत ज्यादा। कई ऐसे भी केसेस देखेंगे जहां माँ इतनी स्ट्रेस में आ गई, उसने अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए मार दिया, बच्चे को ही मार दिया, बच्चा मर गया, बाद में वो सर पकड़ के रो रही है और उसको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया। या कई केसों में आप देख रहे हैं बच्चा ही कोई कारण से जिद करके माँ को उसने मार दिया, और फिर वो बाद में समझ पा रहा है कि मैंने क्या गलती कर दी। तो ये स्थिति क्यों आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बच्चा अलग से स्ट्रेस में आ रहा है, वो भी उसको उस तरह से सोचो कैसी स्थिति में पहुंच रहा है, और इधर मदर जब उसको जज भी किया जा रहा है, ऑलरेडी वो गिल्ट में है कि वो सब कुछ कर भी नहीं पा रही और वो कह भी नहीं पा रही। क्योंकि जो लोग, अगर परिवार का कोई सदस्य बोलता है कि मैं अपना कर्तव्य नहीं निभाऊंगा, क्या कर लोगे, तो वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप क्या कहोगे उससे, नहीं कह सकते आप। तो ऐसे में वो खुद भी इतने स्ट्रेस में होती है कि जब सब मैं अकेले ही मुझे करना और मैं कर भी नहीं पा रही, मैं कैसे अपने बच्चे को, क्योंकि एक ही माँ है, वो अपने 10 रूप तो नहीं धर सकती ना कि हर समय उसके पास प्रेजेंट रहे। कि जब वो किचन में खाना बना रही है तभी क्या वो बच्चे के पास बैठ सकती है, नहीं बैठ सकती। या वो मान लो कपड़े धो रही है, तो क्या वो अपने बच्चे के पास उस टाइम पे बैठ सकती है, नहीं बैठ सकती। और ये हर बच्चा अलग होता है, जरूरी नहीं कि आप बच्चे को बोले कि मैं कपड़े धो रही हूँ तुम यहीं आके बैठे, तो बच्चा बैठ ही जाए, नहीं बैठेगा ना, हर बच्चा नहीं बैठेगा। कुछ बच्चे हैं सुन लेते, कुछ बच्चे नहीं सुनते। तो ऐसे में क्या है कि ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, बच्चा भी स्ट्रेस में है, बच्चे को भी दोष दिया जा रहा है कि तुम बेकार हो, तुम कुछ किसी काम के नहीं हो, क्योंकि देखो उसके बच्चे ने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया, तुम नहीं कर पा रहे हो। मदर को भी बोला जा रहा है कि बच्चा जो नहीं कर पा रहा है उसके जिम्मेदार केवल तुम हो। तो आप सोचो कि दोनों को ही कितनी बुरी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, कितनी बुरी मानसिक स्थिति है। तो आप सोचो भविष्य क्या होगा, क्योंकि एक मदर के पास कितनी सारी जिम्मेदारियां, अगर एक मदर ही ब्रेक डाउन हो जाए तो सब खत्म। क्योंकि उसी के भरोसे जो है, उसी के भरोसे घर भी है, उसी के भरोसे एक बच्चा जिसकी वो माँ ही प्रथम पाठशाला है, माँ ही उसकी गुरु है, माँ ही जो है उसकी माँ, उसको जो पालन पोषण कर रही है, माँ ही उसको इमोशनली फुलफिल करती है, माँ उसका इमोशनल कनेक्शन है बहुत बड़ा, जहाँ से वो फुलफिल फील करता है, जहाँ पे वो सेफ, माँ एक तरह से सेफ जगह है। तो आप सोचो कि अगर वही इतनी क्षतिग्रस्त है और बच्चा भी वो चीज नहीं पा पाएगा, वो भी क्षतिग्रस्त है, तो सोचो भविष्य क्या होगा। इसी को बोलते हैं दोषपूर्ण परवरिश। तो इसको बहुत समझने लायक है। आज के टाइम पे आप देखो कि बहुत अधिकतर ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं लोग, और कोई समझने को तैयार नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ ऐसा हो रहा है। जैसे कि आप देखो कि बहुत लोग कहेंगे ऐसा क्या है, वो अकेले तो रह रहे, अपने आप ही सब कर सकते हैं, आजकल तो सब सुख सुविधा है। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सब सुख सुविधा तो है, आजकल सब मशीन से सब ये कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं, ऐसा हो जा रहा है, वैसा हो जा रहा है, तो इनको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सही से उसको तरीके से समझने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि सच में इशू है, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है, इसको बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, चर्चा काफी अच्छी रही। तो हम समझ सकते हैं कि बच्चा कोई रोबोट नहीं कि जो फीड कर दिया वो वही बने। बच्चा वो बनता है जो वो सुनता है, देखता है और फील करता है। आज का प्रोग्राम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से कोई अच्छा टॉपिक लेके फिर से चर्चा करेंगे। आप सबका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे।